Hello students, today we are discussing about the previous year questions in biology of a chapter number second. The name of chapter is cell and cell division. The first question is which of the following is the smallest unit showing the properties of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and रिप्रोडक्शन ओके। यानी देखो क्या पूछा गया है कि नीचे जो दिए है चार ऑप्शन है अपने पास में, इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा गया है जो शो करता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। तो लाइफ की कई सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से यहाँ पे दिया है मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है जीन्स, बाद में दिया है सेकंड क्रोमोसोम, फिर दिया है न्यूक्लियस, फिर दिया है सेल। ओके, अभी देखो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लाइफ का, बॉडी का, एक्चुअल में क्या है, सेल है। ठीक है, यानी देखो अब यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है जीन्स वो भी करेक्ट दिखाई देता है, क्रोमोसोम ये भी ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है, न्यूक्लियस ये भी ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है, और लास्ट है सेल। ओके, अब यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे हमको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी क्या रहता है, सेल रहता है, और सेल की डेफिनेशन ही है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बराबर है। लेकिन सेल के अंदर कौन रहता है, सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस, यानी देखो इस तरह से सेल है। ओके, देखिए समझ लो ये हो गई सेल। तो सेल के दो टाइप है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। ये हमने प्रीवियस डिस्कशन जब किया था पेपर का उसमें मैंने आपको बताया है। तो एक्चुअली देखो अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। हाँ, तो ये समझ लो क्या है, सेल है। ठीक है, इस टाइप में सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कई सारी चीज़ें रहती है। सेल के अंदर लिक्विड पार्ट रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी रहता है। यानी देखो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये अंदर जो लिक्विड है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर गया तो ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जाएगा कहाँ से, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक पोर है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, यहाँ से साइटोप्लाज्म अंदर गया, ये पूरा न्यूक्लियस है, तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, इसके अंदर है क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ शोविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो एक्चुअली देखो ये डीएनए, डीएनए के अंदर क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं, इसके अंदर ही क्या है, जीन्स है। ओके, यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर डीएनए, और डीएनए के ऊपर जीन्स। तो लेकिन ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हैं न्यूक्लियस के अंदर में। ओके, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, दैट इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो चारों भी ऑप्शन जो है चारों के चारों करेक्ट है, लेकिन इसमें भी एकदम परफेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए आर करेक्ट। तो डीएनए को हम क्या कहते हैं, देखो हमारे सेल के अंदर दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड रहते हैं। ओके, तो कौन से न्यूक्लिक एसिड है, देखो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, यानी न्यूक्लियस में रहने वाले। तो सबसे पहले जो आया है नेचर में वो आया है आरएनए, और सेकंड है डीएनए। आरएनए यानी क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मीनिंग क्या है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी हो गया डीएनए, बराबर है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों में भी शुगर मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजन बेसिस है। सिर्फ फ़र्क क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है सिंगल स्टैंडर्ड है, आरएनए है, ये कैसा रहता है, इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड। और डीएनए जो है, डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड। ये दो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो आरएनए जो है, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस, जेनेटिक
मटेरियल ऑफ वायरसेस। और डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल्स, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल, ओके, बट एक्सेप्ट द वायरसेस। तो हमको पूछा गया है कि डीएनए के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इन सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सिर्फ मैंने देखो अभी चार्ट में निकाला है यहाँ पे कि आरएनए जो है इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं, ऑल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग क्यों है देखो, जैसे अपने डीएनए के ऊपर, तो ये समझ लो डीएनए है, ओके। अब ये डीएनए के ऊपर कई सारे आपको क्या दिखाई देंगे, नाइट्रोजन बेसिस, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप में दिखाई देंगे। तो जैसे हमको पता है एडेनाइन अगर होगा पेयर विथ थाइमिन, साइटोसिन होगा पेयर विथ ग्यूएनाइन। तो एडेनाइन थाइमिन में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन ग्यूएनाइन में ट्रिपल बॉन्ड है। दीज आर द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन यानी नाइट्रोजन बेसिस है। तो अपने डीएनए में कुछ सेगमेंट, कुछ पार्ट ऐसा रहता है नाइट्रोजन बेसिस का, विच आर नॉट कोड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी जिनके आगे किसी भी प्रकार का प्रोटीन बनता नहीं है, उनको कहा जाता है VNTRS, VNTRS सेगमेंट, यानी इसका मीनिंग होता है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये VNTRS यानी वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट, टेंडेम रिपीट्स। ये जो है ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में काम आने वाला सेगमेंट है। इसके ऊपर से हम पता कर सकते हैं मैटरनल टेस्ट, पैटर्नल टेस्ट जो रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो कुछ अपने डीएनए पर ऐसा सेगमेंट रहता है जो किसी प्रोटीन के लिए नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में दिया है कि सभी सेगमेंट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ओके। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चलो। न्यूक्लियर डीएनए इज अ डबल्ड हेलिकल विथ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन विच रन एंटी पैरेलल। एंड देखो ये डीएनए हमने निकाला है, ओके। ये 2 स्ट्रैंड का है, तो इसमें एक स्ट्रैंड यानी चेन जो है ये क्या हो रही है, ऊपर साइड में जा रही है। ये दूसरी चेन जो है ये क्या है, नीचे साइड में जा रही है। तो देखो ये हो गया एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये क्या है, एकदम परफेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। एस 101% डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रहता है। यानी देखो फोर्थ स्टेटमेंट भी बराबर है, यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारे आंसर नीचे दिए हैं, तो ये सी नंबर है। सी नंबर में देखो फर्स्ट, थर्ड और क्या दिया है, 4। तो ये हो गया एकदम करेक्ट आंसर, ओके। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, ओके। अब सेलुलर रेस्पिरेशन दिया है, तो रेस्पिरेशन के टाइप है। रेस्पिरेशन सबसे पहले तो रेस्पिरेशन डेफिनेशन क्या है, तो सेलो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो ये है 6H12O6। फूड मटेरियल्स, फूड सब्सटेंस, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, ओके। तो ये C6H12O6 दैट इज अ ग्लूकोज, यानी फूड मटेरियल जो हमने खाया है, इनटेक किया है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन जो हमने कहाँ से लिया है, एटमॉस्फेयर से लिया है। ठीक है, तो इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहा जाता है। ये सब जाके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसमें जाके क्या बनता है, इसमें जाके बनता है हमारा 6CO2, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ठीक है, यानी ये हो गया 38 ATP इज अ एनर्जी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन का मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ATP है। और CO2 जो है ये साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। ये क्या होता है, बॉडी के बाहर फेंका जाता है और वाटर भी बन रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन, यानी हो गया रेस्पिरेशन की रिएक्शन।
सेल के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है करके कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो परफेक्ट आंसर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ठीक है। अब राइबोसोम ऑप्शन भी देख लेते हैं जो दिए। राइबोसोम यानी क्या है, तो राइबोसोम में क्या रहते हैं, देखो एक स्मॉलर सब यूनिट रहता है और इसको अटैच क्या रहता है, लार्जर सब यूनिट रहता है। तो ये राइबोसोम कहलाता है, लार्जर सब यूनिट। ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बाद में दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या दिया है, लाइसोसोम दिया है। ठीक है, तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विदिन एन एनिमल सेल द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। देखो अपने पूरे बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसे दो टाइप के कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सॉल्ट अपने बॉडी के लिए नेसेसरी है। अपने बॉडी के लिए देखो सबसे नेसेसरी क्या रहता है, तो वाटर है। जैसे देखो अपनी बॉडी जो है, ये अपनी बॉडी बनी रहती है 95%, 97% अपने बॉडी में क्या रहता है, पानी ही पाया जाता है। ठीक है, इसलिए और हमको पता है, जैसे हमने पढ़ा भी है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है इनका इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, पानी से स्टार्ट हो चुका है। यानी सिंगल सेल भी रहेंगी अमीबा की जैसी तो भी उसको पानी की ज़रूरत है, और बड़े से बड़ा एनिमल भी रहेगा हाथी के जैसा, उसको भी पानी की ज़रूरत है। तो किसी की भी बॉडी रहे, बॉडी के अंदर 95 to 97% क्या रहना चाहिए, वाटर रहना चाहिए। अपने ब्लड में भी 95 to 97% क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, बाद में है ग्लूकोज और सॉल्ट। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वाटर करके, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर वाटर ऑप्शन नहीं रहता फिर हमको सॉल्ट के बारे में सोचना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। अब देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रोथ एंड रिपेयर यानी अपनी बॉडी जो है ग्रो होती रहती है। तो आपको पता है कि जैसे देखो एक सिंगल सेल से अपनी बॉडी बनती है, और इस सिंगल सेल को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है जाइगोट। ओके, देखो ये है, ये समझ लो क्या हो गया, जाइगोट है। ओके, अब ये जाइगोट का नेचर कैसा है, डिप्लॉयड है। जाइगोट बनता कैसा है, मेल गमिट फीमेल गमिट के फ्यूजन से बन रहा है। तो ये देखो ये हो गया समझ लो मेल गमिट, मेल गमिट, ये हो गया हेप्लॉइड, फ्यूजेस विथ फीमेल गमिट, फीमेल गमिट यानी एग। ठीक है, फीमेल गमिट यानी एग, तो एग भी कैसा है, हेप्लॉइड है। इनके दोनों के फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिला के जाइगोट बन गया डिप्लॉइड। अब ये जाइगोट में देखो इसमें होता है माइटोसिस डिवीजन, या इसी को कहा जाता है माइटोटिक डिवीजन। ओके, तो जब भी माइटोसिस होता है एक सेल के कितने सेल बनते हैं, दो सेल बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर दोनों का एज इट इज सेम रहता है। फिर और माइटोसिस होगा, दो के कितने बनेंगे, चार बनेंगे। चार के कितने बनेंगे, आठ बनेंगे। ओके, और ऐसे करते 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 क्या बनता है, एम्ब्रियो बन रहा है। ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ हो रही है, यानी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, माइटोटिक सेल डिवीजन जरूरी है। तो समझ लो कभी क्या होता है कि हमको कुछ जख्म हो गई, वो जख्म ठीक होती है तो क्या होता है, आजू बाजू के जो सेल है वो क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं और क्या करते हैं, रिपेयर हीलिंग कर देते हैं उस इंजरी को। तो करेक्ट आंसर हो गया माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। ओके, बी नंबर में दिया है माइटोटिक एंड मियोटिक। तो एक्चुअली मियोटिक डिवीजन जो है ये कब बनता है, देखो फर्क बताता हूँ दोनों डिवीजन में क्या था। ये सेल डिवीजन के टाइप है। ओके, सेल डिवीजन मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, दैट इज अ माइटोसिस and meiosis. Okay, mitosis also called mitotic cell division, meiosis also called meiotic cell division, और इसका दूसरा नाम ये भी है रिडक्शन डिवीजन, ऐसा भी कहा जाता है। माइटोसिस में देखो ये है पेरेंट सेल, अब मैं इसको लिख रहा हूँ टॉइसियन। ये क्या हो गई, ये हो गई पेरेंट सेल। पेरेंट सेल क्या हो रही है, जब भी डिवाइड होती है and give birth to the two daughter cell, but these all two daughter cell are diploid in number। यानी देखो पेरेंट सेल और डॉटर सेल ये कहलाती है डॉटर सेल। ओके,
पेरेंट सेल और डॉटर सेल जो है इनका अगर क्रोमोसोम सेम है और एक सेल के दो सेल बन रहे हैं तो ये कहलाता है माइटोसिस। अब मियोसिस में देखो ये पेरेंट सेल है, डिप्लॉइड, डिवाइड हो गई, एक, दो, तीन और चार। अब ये चार सेल जो बने ये वाली सेल भी हेप्लॉइड है, ये वाली सेल भी हेप्लॉइड कहलाती है, ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। यानी यहाँ पर जो बने हैं ये चार सेल ये है गमीट्स, बिकॉज गमीट्स आर हेप्लॉइड ओनली। तो जब भी गमीट बनते हैं तब होता है मियोसिस डिवीजन, ये सेल डिवीजन में का फर्क है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। ठीक है, मियोटिक से तो होता ही नहीं है, और अमाइटोटिक सेल डिवीजन जो है उससे भी रिपेयर नहीं होता है बॉडी का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज absent इन एनिमल सेल? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनिमल सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनली absent रहती है। तो देखो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन रहता है 101%, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, ये सभी रहते हैं, लेकिन सेल वॉल जो है ये क्या है? सेल वॉल रहती है absent। तो यहाँ पे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज absent, यानी कौन सी ऑर्गेनली इसमें क्या है? absent है। तो ये सेल वॉल जो है ये अपने सेल में रहती नहीं है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? आंसर इज अ सेल वॉल। ठीक है, एंड देखो ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या रहता है? प्रेजेंट, लेकिन सेल वॉल क्या है? absent रहती है। तो ये आंसर हो गया सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए आपको दो। ठीक है, अभी देखो ये स्टेटमेंट जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, यस यहाँ तक स्टेटमेंट बराबर है। स्टेटमेंट केयरफुली देखा करो। ठीक है, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो इसमें जो है अमीबा एक सेल का रहता है, ये तो हमको सबको पता है। अमीबा में एक ही सेल है, वही सेल उसकी बॉडी का पूरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी पहला स्टेटमेंट 101% करेक्ट है। अभी स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एस 101% फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या रहता है? सेल रहता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, और पहला स्टेटमेंट जो है दूसरा स्टेटमेंट जो एंड दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है। तो नीचे क्या क्या ऑप्शन दिए देखो, तो ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, यस दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट वन। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। देखो अब ये यहाँ तक बी ऑप्शन यहाँ तक करेक्ट है, आधे स्टेटमेंट तक। आगे देखते हैं, बट स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यहाँ से गलत हो गया। स्टेटमेंट वन ट्रू बट स्टेटमेंट टू फॉल, ये देखो सी में तो गलत है, और डी भी क्या दिया है? गलत दिया गया है। तो आपको देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूरे चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, चार ऑप्शन के मीनिंग क्या है वो भी आपको देखना है, और आपको करेक्ट आंसर फिर क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल? ओके, अब देखो एनिमल सेल में क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल में है, सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं रहती है। एंड देखो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, तो यहाँ पर ये जो है सेल वॉल, ये सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं रहती है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहती है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म जो है रहता है, लेकिन किसी किसी सेल में साइटोप्लाज्म की जगह प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो प्रीवियस टाइप की सेल है, बैक्टीरिया वगैरह। इसके बाद में यानी ए ऑप्शन जो है वो तो गलत है, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो तो हर सेल में रहेगा ही, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। अब यहाँ एनिमल सेल पूछा गया है, क्लोरोप्लास्ट देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ये किस में रहता है? प्लांट सेल में रहता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी बी ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। इसके बाद में सी में दिया है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखो
एक्चुअल में क्या है, किसी किसी सेल में मैंने आपको कहा कि साइटोप्लाज्म की जगह पर प्रोटोप्लाज्म भी रह सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, प्रोटोप्लाज्म रहता है, और कभी कभी प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट भी रहता है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म की जगह किसी किसी में क्या रहता है, प्रोटोप्लाज्म भी रहता है, ठीक है। किसी किसी में क्या है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दिया है सेल वॉल, तो ये इससे मैच कर रहा है। और सी क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस सेल में रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सभी सेल में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर बचा डी ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया एकदम परफेक्ट ऑप्शन। अब देखो अगर डी नंबर का ऑप्शन नहीं रहता था तो हम सी नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। तो ऑस्मोसिस जो है क्या, ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, देखो सेल रहती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें सेल के अंदर आ सकती है, कुछ चीज़ें सेल से बाहर भी जा सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो परमिशन देती है कौन सी चीज़ें अंदर आ सकती है, कौन सी चीज़ें बाहर जा सकती है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज टू हाई, यानी सेल के बाहर का जो एटमॉस्फियर है वो इन्होंने कहा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है, तो सेल श्रिंक हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट दिया है, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज टू लो, यानी सेल के आजू बाजू में जो मटेरियल है उसका पोटेंशियल इन्होंने दिया है कि लो, यानी सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो ऐसे इसमें कहा गया है सेल स्वेल एंड बस्ट, तो इसमें स्वेल एक्चुअली बस्ट नहीं होती है, स्वेल श्रिंक होती है, ठीक है। और थर्ड दिया है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल इनसाइड द एनिमल बॉडी। देखो ये हो गया एकदम परफेक्ट आंसर, हाँ, यानी ये है परफेक्ट आंसर। क्या है आंसर 3। तो आंसर 3 नीचे देखो, नीचे है बी में दिया है ओनली 3, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट। तो ऑस्मोसिस हो किस, ऑस्मोसिस यानी वाटर बैलेंस होता है एक्चुअली, हाँ। तो वाटर सेल के अंदर आ रहा है, वाटर सेल्स के बाहर जा रहा है, तो ये किसके लिए होता है कि कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल मेंटेन हो सके, इसके लिए ऑस्मोसिस रहता है, ठीक है। यानी सेल में पानी अचानक से कम हो जाए तो सेल श्रिंक होती है, सेल में पानी अचानक से ज़्यादा आ जाए तो सेल स्वेल होके बस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए इसलिए, और वाटर पोटेंशियल मेंटेन रहना चाहिए इसलिए होता है ऑस्मोसिस। तो आंसर हो गया थर्ड नंबर, ठीक है। 4 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, इन एनिमल सेल वाटर पोटेंशियल इनसाइड द एनिमल बॉडी, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्या, इसका आंसर है बी यानी ओनली थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ प्लांट। अब देखो सेल वॉल जो है प्लांट की सेलोज पेक्टिनेज से बनी रहती है, और इसका मेन कंपोनेंट कौन है, तो मेन कंपोनेंट इसका है कैल्शियम, ओके। कैल्शियम रहेगा प्लांट सेल में, तो सेल क्या रहती है, रिजिड यानी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, और परमिएबल टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंसेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिलेक्ट करके अंदर या बाहर किया जाता है, तो उसके लिए चाहिए कैल्शियम, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ लो सेल वॉल है, इसके बाद में ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से कुछ चीज़ें क्या हो रही है, अंदर आ रही है, यानी ये चीज़ें इन हो रही है, ये चीज़ें क्या हो रही है, आउट हो रही है, ठीक है। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन परमिशन देती है, तो क्या दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ये भी मेन रोल प्ले करता है सेल की अंदर सब्सटेंस की मूवमेंट इन और आउट होने के लिए। तो मूवमेंट ऑफ सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑकर स्पेसिफिकली, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑकर ओनली एट अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, ये भी करेक्ट है।
और डी है इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल वाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज प्रिवेंटेड। देखो चारों ऑप्शन जो है इसमें से मैक्सिमम ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, करेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से भी आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो देखो जैसा आपको कहा गया है, अब ये क्वेश्चन रिगार्डेड टू द क्या है, ऑस्मोसिस भी दिया गया है इसको। ओके, अब इसमें पहले ए के ऊपर देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो ये भी आंसर ठीक लग रहा है। इट डज नॉट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंस, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑकर ओनली, अब एक्चुअली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर कर सकते हैं क्या। डी क्वेश्चन में दिया है अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये है करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो क्या दिया गया है, अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल वाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज प्रिवेंटेड। तो अपने भी सेल में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में भी ऐसा होता है। ये जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर लेती है कि पहचानती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा सब्सटेंस हार्मफुल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक प्रकार की बैरियर का रोल प्ले करती है, ठीक है। और कुछ चीज़ों को अंदर जाने की परमिशन है, टॉक्सिक पैथोजेनिक सब्सटेंसेज रहते हैं कुछ, वो सेल क्या करती है, परमिशन नहीं देती है अंदर जाने के लिए। तो ऑप्शन हो गया डी नंबर। ओके, और नेक्स्ट दिया है रेड ब्लड सेल बस्ट व्हेन प्लेस इन वाटर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। स्टेटमेंट सेकंड इज अ ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो इनमें से आपको चार ऑप्शन में से परफेक्ट ऑप्शन कौन सा सेट करना है। अब सबसे पहले देखो रेड ब्लड सेल बस्ट क्यों हो सकती है, पानी ज़्यादा अंदर गया तो। देखो जैसे ये है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज, इसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट। अब ये इरिथ्रोसाइट जो रहता है इसमें क्या रहता है, विदाउट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, ओनली हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रहने की वजह से यहाँ पर क्या है, मोर स्पेस, ज़्यादा जगह है फॉर वाटर एंटरिंग। अब इसकी वजह से रेड ब्लड सेल में पानी ज़्यादा होगा तो ये क्या होंगी, बस्ट होंगी, यानी ये स्टेटमेंट वन एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट टू भी दिया है नीचे कि इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, यस, यानी ये जो फिनोमिना है वाटर इन एंड आउट होने का, इसी को कहा जाता है ऑस्मोसिस फिनोमिना। ऑस्मोसिस यानी वाटर इन या आउट ऑफ सेल। तो ये यहाँ पर ये चीज़ें होने के लिए क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो वाटर रेड सेल में अंदर हो जाएगा, रेड सेल क्या होंगी, स्वेल होंगी और बस्ट होंगी, यानी बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू। स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, यानी ये हो गया ए नंबर का ऑप्शन विच इज अ परफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। ओके।